मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिन किन्हीं को मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं समझ में आ रहा है या दिक्कत है, तो आज ये क्लास से आप लोगों को हेल्पफुल होगा और आशा करते कि ये समझ में आएगा। चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, ये जब से रोटेशनल मोशन स्टार्ट हुआ है, ये चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के बाद रोटेशनल मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, पढ़ाई किस तरह से जा रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई तो हम लोग मोशन का ही कर रहे हैं, लेकिन मोशन को हम लोग दो डिवाइड में देख रहे हैं। एक है लीनियर मोशन और दूसरा है रोटेशनल मोशन, रोल किरदार। यहाँ पर कुछ का किरदार है, जैसे लीनियर मोशन कैरेक्टर बोलते हैं ना, फोर्स का क्या क्या रोल होता है मोशन, लीनियर मोशन में फोर्स का रोल क्या होता है, थोड़ा ये सोचिएगा। तो सोचिए, तब तक आते हैं। दूसरा मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का क्या रोल है, और तीसरा मास का क्या रोल है। मास का जो भी रोल है, जो यहाँ रोल प्ले करता है लीनियर मोशन में, जो भी रोल प्ले करता है, फोर्स जो भी करता है, जो रोल किरदार प्ले करता है, सेम रोल रोटेशनल मोशन में वो करता है। मोशन अलग हो जाता है, रोटेशनल मोशन इस तरह से हो जाता है, ये बॉडी इस तरह से मूव करने लगता है। मोशन का ये लीनियर मोशन से वो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट होता है, लेकिन रोल बदलता नहीं। जो फोर्स का काम लीनियर मोशन में है, वही काम टॉर्क का रोटेशनल मोशन में, काम वही है, नाम बदल गया है। लीनियर मोमेंटम में जो भी काम है, लीनियर मोशन में इसका जो भी रोल है, काम है, वही काम यहां पर एंगुलर मोमेंटम में है, जिसको एल बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और इसी तरीके से मास का नाम बदला है, फिजिकल क्वांटिटी का नाम बदला है, ठीक है। मास को ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। काम नहीं बदला, काम सेम है, ठीक है। काम जो, अब काम इसका क्या है वो आप हमको बताइए या वो सोचिए। काम क्या है, फोर्स का काम क्या है, इसका काम क्या है। फोर्स का काम है लीनियर मोशन प्रोवाइड करवाना, लीनियर मोशन प्रोवाइड करना, फोर्स का काम, एक वर्ड में, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम का इसी तरीके से क्या काम है, ये होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, stored in body when we apply external force। जब आप एक्सटर्नल फोर्स को लगाते हैं तो कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन स्टोर होता है। और सिंपल सा ये है कि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा उतना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मोशन स्टोर होगा। तो वो जब तक मोशन में रहेगा, लेकिन देखिए सबका काम मोशन से ही रिलेटेड है। तो कोई भी बॉल को आपने फेंका है, जितना ज़्यादा उसमें ताकत लगाया है उतना देर तक वो मोशन में रहेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह से इसका काम क्या है, टॉर्क का काम क्या है, जो इसका काम है लीनियर मोशन प्रोवाइड करवाना। टॉर्क का काम है
रोटेशनल मोशन देना। बिना टॉर्क के आप रोटेशनल मोशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन बिना टॉर्क के आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहां फोर्स नहीं है, यहां टॉर्क है। एंगुलर मोमेंटम का क्या काम है? जिस रेशियो से आप टॉर्क दीजिएगा, जैसे एक साइकिल है उसमें 2-4 पेंडल मार दिए, 2-4 पेंडल लगा दिए पूरा, ठीक है, तो जितना ज़्यादा टॉर्क दे दिए उतना देर तक साइकिल में क्या होगा, चक्का घूमते रहेगा। ये होता है मोमेंटम, ठीक है, रोटेशनल। तो यहाँ पर भी क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन stored in body by applying external torque। अब जब टॉर्क लगाते हैं किसी भी बॉडी पर, जब टॉर्क लगाते हैं तो वहां पर उस अनुसार से उस बॉडी में मोशन स्टोर होता है। लेकिन उस मोशन को हम लोग लीनियर मोशन ना बोलकर क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। वो जब तक रोटेशन करता रहेगा तब तक वो एंगुलर मोमेंटम में है, जिस तरह से यहां पर था, ठीक है। ये इसका काम है। फोर्स का काम क्या है, मोशन को लाना। फोर्स का काम क्या है, मोशन प्रोवाइड करना। लेकिन कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। टॉर्क का काम क्या है, रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब ये मोशन कितना स्टोर होगा, यह काम किसका है, लीनियर फोर्स लगाया, उसमें मोशन आया, कितना देर तक वो मोशन में रहेगा, ये डिसाइड करेगा कौन, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। यही चीज अगर आपने टॉर्क लगाया तो आपको क्या मिलेगा, रोटेशनल मोशन मिलेगा। तो रोटेशनल मोशन वो कितना देर तक रहेगा, वो डिसाइड कौन करेगा, उस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने वाले को क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। ठीक उसी तरह से मास का काम क्या है, आज का टॉपिक वही है। जो भी मास का काम लीनियर मोशन में है वही काम आपका रोटेशनल मोशन में है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले काम समझ लीजिए, ठीक है। तो हम लोग आज का अपना क्लास पर आते हैं। हमको मास को कन्वर्ट करना सीखना है, किसमें, रोटेशनल मोशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। मास का काम को समझना है, इसका लीनियर मोशन में इसके काम को समझना है। क्या चीज, काम को समझना है। इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, या रोल क्या है। इसका रोल, मास का रोल इनर्शिया से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से रिलेटेड है। मास का रोल इनर्शिया से रिलेटेड है। तो अगर आप इनर्शिया को समझ जाते हैं तो मास का रोल भी समझ जाइएगा। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, ये अभी लीनियर मोशन पढ़ा रहे हैं, फिर उसको कन्वर्ट करना सिखाएंगे रोटेशनल मोशन में। जो चीज़ यहाँ सीखिएगा बस वही चीज़ वहाँ पर करना है। ये आपका कंफर्ट जोन है, क्योंकि ये आप पढ़ते हुए आए हैं, लीनियर मोशन बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं, और वो आपके लिए अभी नया है। तो आपको हम लीनियर मोशन में सिखाते हैं वही चीज़, आपका जो भी सिखा रहे हैं यहाँ बस रोटेशनल मोशन में वही काम है। तो इनर्शिया का काम क्या है, ये गैलीलियो लॉ में भी आया था। इनर्शिया का काम क्या है, it is property of all bodies to oppose change in state of body। देखो, बॉडी का 3 स्टेट होता है, स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी का 3 स्टेट होता है। एक तुम्हारा होता है रेस्ट में, जब बॉडी रेस्ट में रहता है। दूसरा बॉडी मोशन में होता है, और तीसरा बॉडी डायरेक्शन। इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसी को इनर्शिया
ऑफ रेस्ट बोला गया गैलीलियो लॉ में, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 3 स्टेट होता है बॉडी का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 9th क्लास में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, ठीक है, ठीक है। तो इनर्शिया एक्चुअल में क्या है? इनर्शिया एक्चुअल में क्या है? इनर्शिया एक्चुअल में ये लड़ने का क्वालिटी है, लड़ने का क्षमता है, अपोज करने का क्षमता है। किस चीज से अपोज कीजिएगा? क्या अपोज कीजिएगा? ये मेरे बॉडी में भी है, आपके भी बॉडी में है। क्या अपोज कीजिएगा? आप जिस स्टेट में रहते हैं ना, उसी स्टेट को फॉलो करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपके स्टेट को चेंज किया जाए ना, उस समय आपका बॉडी उसे अपोज करता है। भले वो जीते या ना जीते, उससे वो लड़ता जरूर है कि हम ये चेंज होने नहीं देंगे। इस एग्जाम्पल को आप जूनियर सेक्शन वाले कोई भी आप 9th क्लास में देखे होंगे। इनर्शिया को समझाने के लिए टीचर बोला होगा कि आप सपोज कर लो एक बस में हो, तो जब आप बस में चल रहे हो और वो रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, सब सवारी बैठ रहा है, आप सपोज कर लो खड़े हैं इस तरह से हैंडल पकड़ के। जैसे ही बस ड्राइवर उसको चालू करता है, स्टार्ट करता है, बस को रन करता है, तो आपका बॉडी पीछे की ओर झुक जाता है, पीछे की ओर। एक्चुअली वो क्या हो रहा है कि बॉडी, आपका बॉडी और बस दोनों पहले क्या चीज़ में था? रेस्ट में था। वो उसी कंडीशन को फॉलो करना चाह रहा है ड्यू टू इनर्शिया, कि हम रेस्ट में ही रहेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन बस ड्राइवर ने बस को रन किया तो अब आपका स्टेट रेस्ट से क्या हो रहा है? मोशन में जा रहा है। अब इस चीज़ का आप अपोज कीजिएगा तो आपका बॉडी अपोज, आप कीजिए चाहे ना कीजिए, आपका बॉडी करेगा। इसीलिए बॉडी क्या होता है? इस तरह से पीछे की ओर लीन करता है, झुक जाता है। वो एक्चुअल फोर्स लगाता है अपने बॉडी से कि हम इस बस को रोक लें। बस रुकता नहीं है, लेकिन आपका बॉडी तो झुक करके वही रोकने का कोशिश करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्शिया, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया। तो इनर्शिया ठीक इसी तरह से जब बस रन करने लगा, फिर वो कुछ देर के बाद ठीक हो जाता है, आपका बॉडी भी पूरा स्ट्रेट रहता है। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लेता है या रोकता है, तो फिर वो उसका अब इनिशियल स्टेट क्या है? मोशन में है। वो मोशन को ही कंटेन करना चाहेगा। अब ड्राइवर ब्रेक लेकर के उसको रोक तो देता है, और यहाँ पर क्या करता है? आपका बॉडी आगे की ओर झुकता है, और वो क्या करता है कि बॉडी इस तरह से बिहेव करता है कि हम बस को ढकेल दें, यहीं से फोर्स लगाएं चलने के लिए। कि क्यों? क्योंकि हम रेस्ट में नहीं आना चाहते, हम मोशन का क्या करता है कि मोशन में लाने के लिए बस को आगे की ओर झुकता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, जीतता नहीं, लेकिन अपोज तो करता है ना कि हम अब रेस्ट में नहीं जाना चाहते, हम मोशन में हैं, मोशन में ही रहेंगे, हम बस को ढकलेंगे, तो बॉडी आगे की ओर होता है। यही जो प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ये सभी बॉडीज में होता है। तो इस पूरे कहानी में सर मास का रोल कहाँ है? हम लोग पढ़ाई चल रहा था यहाँ पर मास का रोल को समझ रहे हैं, और आप इनर्शिया पर चले गए। मास और इनर्शिया एक ही चीज़ है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ये जो प्रॉपर्टी है, जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा ना, वो बॉडी उतना ही ज़्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस करेगा, लड़ेगा इस चीज़ से। अब जैसे इस चीज़ को देखो, जैसे ये मार्कर कोई हमको फेंक के मारेगा, सपोज कर लो ऐसे मार्कर को फेंक करके मारे, तो उस समय तुम क्या करोगे? या तुम्हारे तरफ फेंक कर कोई मार्कर मारता है, तो उस समय तुम उसको पकड़ने का कोशिश करोगे। जैसे इस मार्कर से फेंका, ठीक है, वो तो रेस्ट में था, फेंका, अब वो मोशन में आ रहा है, मेरे पास कैसे आ रहा है? मोशन से आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसको पकड़ने का कोशिश करेंगे, उसको रेस्ट में लाने का कोशिश करेंगे। ये जो मार्कर हमारे पास मोशन में आ रहा है, उसको पकड़ करके रेस्ट में लाने का कोशिश करेंगे, कैच लेने का कोशिश करेंगे, पकड़ेंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे। क्यों? इसके पीछे का लॉजिक जान रहे हो? ये मार्कर का मास बहुत कम है। मार्कर का जब मास कम है तो इसमें इनर्शिया भी कम ही बना होगा, तो इसमें अपोज करने का जो क्षमता है ना, वो भी कम होगा, अपोज करने का क्षमता भी कम ही होगा। अब ये मोशन में है, बोलेगा हम रेस्ट में नहीं आएंगे, ये हमसे लड़ेगा, लेकिन हम इससे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको रोक लेंगे। लेकिन आप सिचुएशन अलग है, अगर कोई पत्थर से फेंके तो उस समय हम कैच रोकने नहीं जाएंगे, उसको पकड़ने नहीं जाएंगे, हम झुकेंगे,
क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हम जान रहे हैं कि ये जो पत्थर आ रहा है इसका मास ज़्यादा है, इसका मास ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा इनर्शिया होगा, और इसको रोकने के लिए, क्योंकि ये मोशन में है और इसको रेस्ट में लाने के लिए हमको बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। हो सके मेरे ये हाथ से वो ना रुके, मेरे हाथ को डैमेज कर दे, इसलिए हम उसमें हाथ तो लगाने नहीं जाएंगे, उससे बचने जाएंगे। लेकिन कोई भी हल्का, तो ये जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो ये तुम मास से ही, मास का काम यही है। अगर मास बढ़ेगा, मास अगर इंक्रीज होगा तो आपका इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। तो बच्चा लोग तो इनर्शिया को तो बहुत नॉर्मल से पढ़ लेता है ना, वो समझता नहीं है। इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, और इनर्शिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, अपोज, वो जो लड़ने का जो बॉडी का जो क्षमता है ना वो अधिक करेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हो, जिस बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा रहेगा उसको मोशन में लाना, जिस बॉडी का अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको मोशन में लाना। ठीक है, या उसको रेस्ट में, अगर वो मोशन है तो उसको रेस्ट में करने के लिए तुमको ज़्यादा बल का प्रयोग करना पड़ेगा, ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? रोटेशनल मोशन में जिस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, मास बढ़ाएंगे, यहाँ पर आप पढ़ाई को, आप पूरा पढ़ाई को समझिए, मास को बढ़ाएंगे, इनर्शिया बढ़ेगा तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा, चाहे वो रोकने के लिए हो, चाहे उसको मोशन में लाने के लिए हो। ये वर्ड समझ में आया? ठीक इसी वर्ड को दोहराइए। अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में इसी वर्ड को दोहराइए। अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है, जैसे मास ज़्यादा था, ये चीज़ क्या है, मास ही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करता है तो रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क का जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, वो भी इंक्रीज होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा। अगर आपको कोई रनिंग व्हील को, अगर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये व्हील है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज है, आई इंक्रीज है, तो इसको रोकने के लिए, अगर ये मोशन में है, ये क्या है, रोटेशनल मोशन में है, तो इसको स्टॉप करने के लिए भी आपको ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा, रोकने के लिए भी टॉर्क देना है। अगर ये ज़्यादा बड़ा व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और इसको रेस्ट में है, और इसको मोशन में लाने के लिए भी आपको, रोटेशनल मोशन में लाने के लिए भी आपको ज़्यादा टॉर्क देना पड़ेगा। सिंपल वर्ड में समझिए, कोई भी रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना अधिक होता है, उसको रोकने के लिए या मोशन में लाने के लिए ज़्यादा टॉर्क का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ ये जिस तरह से इसमें हो रहा था। समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अभी तक का जो क्लासेस था उसमें समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। अब आगे क्या करना कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना इम्पैक्ट डालता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है तो उसमें फोर्स का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड निकलेगा कैसे? ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम आपको डायरेक्ट दे रहे हैं, I = mr² होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला लिखाया जाता है, I = mr² हो। तो डायरेक्ट मान लिया जाए क्या ये फॉर्मूला, ये भी दिमाग में आ रहा है, इसे रटे क्यों, ये फार्मूला आया कहाँ से, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसका पहले कॉमन बात कर लेते हैं कि सपोज कर लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अब आर का जो डिस्टेंस है, ये जो आर है ना, यही डिसाइड एक्सिस ऑफ रोटेशन से करेगा। सपोज कर लो एक मास यहाँ है, दूसरा मास यहाँ है, तीसरा मास यहाँ है, चौथा मास यहाँ है, ऐसे करके बहुत सारा मास है, m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, m5 है, इस तरह से
डिस्क्रीट मासेस दिया हुआ है आपको, डिस्क्रीट मासेस दिया हुआ है। ये केस किसका है? केस ऑफ डिस्क्रीट मासेस का है, मासेस का अलग अलग मासेस दे, एक कोई पर्टिकुलर एक सिस्टम नहीं है, एक बॉडी नहीं है, ठीक है। इसका इंडिविजुअल, इसका डिस्टेंस कितना है? r1 ले लो, इसका तुम r2 ले लो, r2 ले लो, ये तुम्हारा डिस्टेंस r3 ले लो, इसका डिस्टेंस r4 ले लो, कहाँ से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और ये r5 है, और सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब अगर इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस इंडिविजुअल मासेस का, या इस पूरे सिस्टम को एक साथ लेकर के निकालना चाहते हैं, तो हमको क्या करना होगा? एक एक करके सबको जोड़ देना होगा, और इसका जोड़ना भी उतना कठिन नहीं है, क्योंकि ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें डायरेक्शन का झंझट नहीं है। इसको नॉर्मली आप निकाल करके आराम से जोड़ सकते हैं। अगर ये वेक्टर एंगुलर मोमेंटम की तरह, टॉर्क की तरह अगर वेक्टर क्वांटिटी होता, तो यहाँ डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगता, लेकिन ये तुम्हारे लिए तो आसान हो गया ना कि स्केलर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन, चुपचाप निकालो और सभी को जोड़ दो, तो एक सिस्टम का निकल जाएगा। इंडिविजुअल करके सबको जोड़ दो। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको चाहिए, टोटल मोमेंट, तो पहला बॉडी या पहला पार्टिकल्स का क्या होगा? m1 r1 का स्क्वायर, दूसरा का m2 r2 का स्क्वायर, तीसरा का m3 r3 का स्क्वायर, चौथा का m4 r4 का स्क्वायर। ये आप फॉर्मूला करके निकाल सकते हैं, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा ही फॉर n पार्टिकल्स ऑफ मासेस का, तब क्या कीजिएगा? I इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 mn rn का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? कोई प्लस माइनस का ये नहीं है, समस्या नहीं है, बस यही। अब इसी को एक लाइन में लिखना चाहते हो तो समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, डॉट डॉट 1 से लेकर के n तक mi ri का स्क्वायर, ये n पार्टिकल्स का आपका बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये फार्मूला है, इस पर कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये डिस्क्रीट मासेस के लिए हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या आपको मिलेगा? कॉन्टिन्यूस मासेस के लिए भी मिलेगा। जैसे कॉन्टिन्यूस मास किसे बोलेंगे? जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया, अगर एक पर्टिकुलर बॉडी का मिलेगा, ये कोई बॉडी आप नहीं कह पाइएगा, ये अलग एक, लेकिन कोई अगर एक शेप मिलता है, कंटिन्यूस बॉडी मिलता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? वो इंटीग्रेशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं। और पैरेलल थ्योरम, और एक पैरेलल थ्योरम होता है और एक परपेंडिकुलर थ्योरम होता है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने में आपको मदद करेगा, उससे भी हम लोग निकालेंगे। तो अभी नॉर्मली आप क्या जानते हैं? एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू mr स्क्वायर, और फॉर n पार्टिकल्स का ये है। तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया I इक्वल टू mr स्क्वायर, तो इसको रटे क्या सर? ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? इसको सीखने के लिए हम आपको बता रहे हैं। I इक्वल टू mr स्क्वायर, I इक्वल टू mr स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये एक्चुअल बना कैसे है, आप कैसे मान रहे हैं ये फार्मूला का कि यही फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होगा? इस बात को प्रूव करने के लिए हम आगे का काम कर रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं कि आप लीनियर मोमेंटम, वी नो दैट लीनियर मोमेंटम के बारे में आप जानते हैं, P इक्वल टू mv होता है। हमको कोई वेक्टर का काम नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि हमको जो क्वांटिटी को प्रूव करना है वो खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं ना, वी नो डैट द लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये फॉर्मूला आपका किस में हमने लिखा है? लीनियर। अब इस फॉर्मूला को आपको कन्वर्ट कर देना है इसमें, रोटेशनल में। ठीक है,
हम क्या बोल रहे हैं, हम फार्मूला लिखे हैं लीनियर में, उसको कन्वर्ट करेंगे रोटेशनल में और फिर सभी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि अगर यहाँ पर जो मास क्या, यहाँ पर जो मास है, मास का एनालॉग क्या आता है, ऐसा कौन सा एंगुलर पार्ट, एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी आता है जो मास को इक्वेट करता है, उसी को हम क्या कह देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो इसके लिए हम दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरफ की, दोनों तरफ r से कर सकते हैं। ठीक है, r p m v, r को पहले लिख दिए। v का एक फॉर्मूला होता है रोटेशनल में, v इक्वल टू ओमेगा आर, v इक्वल टू ओमेगा आर, बहुत ही ये रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, और हमारा काम ही क्या है, लीनियर से रोटेशनल को बनाना है। तो v को हम ओमेगा आर तो लिख ही सकते हैं, क्लियर है। r इक्वल टू पी एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अभी तुरंत आपने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क पढ़ा है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, r इंटू एफ, और इसी तरीके से r इंटू पी किसका फॉर्मूला था बच्चा लोग, एंगुलर मोमेंटम का। किसका फॉर्मूला था, एंगुलर मोमेंटम का। तो ये आपका क्या हो गया, L हो गया, ये आपका क्या हो गया, पोर्शन L हो गया, ये आपका m हो गया, ये आपका r स्क्वायर हो गया, ये आपका ओमेगा हो गया, और ये पूरी तरह से आपका रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो गया, मोशन आ गया। अब कंपेयर का समय आता है, P इक्वल टू एम भी, पूरा सही तरीके से कंपेयर हो रहा है। देखिए लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम एकदम कंपैरिजन सही है। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी बताया भी होगा कि लीनियर मोशन में और रोटेशनल में आपको वेलोसिटी को v, तो यहाँ ओमेगा, p वहाँ पर l लिखते हैं। ठीक इसी तरह से इस बार मास का क्या आया है, इक्वेट करने से कौन सा फॉर्मूला आया है, मास का एनालॉग क्या हुआ है, मास का एनालॉग बच्चा एम आर स्क्वायर आया है। इसी जैसे इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, तो इसको बच्चा लोग क्या कहेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे I से डिनोट करते हैं, जिसे I से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो I का फॉर्मूला इस तरीके से इक्वेट करके हमने लाया, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ R कहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ R कहाँ का डिस्टेंस है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का। ठीक है, समझ में आया। तो ये फार्मूला आपको अचानक से नहीं लिखा है, ये आया है। बोलिएगा तो और एक तरीके है, उससे भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के बाद जैसे टॉर्क ले लो, टॉर्क चाहे लीनियर फोर्स, पहले लीनियर में जैसे फोर्स को कैसे लिखते हैं, एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, ये किस में लिखते हैं, लीनियर मोशन में लिखते हैं कि नहीं, लीनियर मोशन में। अब फोर्स को हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को क्या करेंगे, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं। काम क्या है, रोटेशनल में कन्वर्ट करना, ठीक। अच्छा, जिस तरह से v इक्वल टू ओमेगा आर होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, उसी तरह से लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है, ये इस तरह, ये इसे याद रखना होगा। r इंटू एफ, एम ए को हटा करके अल्फा r इंटू आर। अब यहाँ पर r इंटू एफ एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो बच्चा तुरंत, ये क्या है, टॉर्क है, याद करो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, r इंटू एफ, ये टॉर्क हो गया। ठीक, ये टॉर्क हो गया। ये क्या है सर, यही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I हो गया, और ये क्या है, अल्फा हो गया। ये क्या है, अल्फा हो गया।
क्या ये फोर्स की तरह नहीं है बच्चा लोग? इसका अगर हम आप रोटेशनल से लीनियर पूछें तो टॉर्क को क्या कहते हैं? एम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। यही तो फार्मूला है, फोर्स इक्वल टू एम। सेम चीज़ था, इसी को सिखाना था, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू ये हो गया। अब इसी तरीके से अगर यहाँ यहीं पर मोमेंटम को कोई बदलने बोले वी एम बी, अब इसको रोटेशनल, तो इसको एल बोलेंगे, इसको ओमेगा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे, ठीक है, क्लियर है। टॉर्क इक्वल टू जैसे अब नहीं आता तो हम तुरंत लिख सकते हैं F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसी को रोटेशनल बनाना है तो आई अल्फा होगा, ठीक है। और एक फार्मूला P इक्वल टू एम भी, इसको भी एल आई ओमेगा बनाना है। कैसे बनाते हैं वो हम बना करके दिखा चुके हैं। इन दोनों रिलेशन से सीखने को क्या मिला? आई के साथ क्या रिलेशन है? अगर अल्फ़ा कांस्टेंट है तो यहाँ टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जो चीज़ हम स्टार्टिंग से बोल रहे थे वो आपको देखने को मिला है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो आपका टॉर्क भी कम होगा। डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक इसी तरह से एक रिलेशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। अगर L आपका कांस्टेंट है तो यहाँ क्या रिलेशन मिल रहा है? I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। कहना यह चाहते हैं जिसका I इंक्रीज करेगा उसका ओमेगा डिक्रीज करेगा, जिसका I डिक्रीज करेगा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा उसका ओमेगा इंक्रीज करेगा। अब बात है जो I का फैक्टर है, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो I किन फैक्टर पर इंक्रीज करता है? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इंक्रीज करता है? इसमें सबसे जो मेन फैक्टर है I को इंक्रीज करने वाला वो है R। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट। लेकिन ये R क्या है कि आप मास को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पर आप मास डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। समझ रहे हैं? देखिए हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको इसको समझाते हैं। जैसे एक बाईसाइकिल का टायर ले लीजिए, एक छोटा सा टायर है और एक इसी के सामने एक बड़ा टायर है। टायर में क्या देखते हैं, जो साइकिल का व्हील है उसमें आप देखते हैं टोटल मास कहाँ, इस जगह पर इसका टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड कहाँ होता है? इस जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर इसका मास कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है? ये डिस्टेंस को R कहते हैं। तो R का डिस्टेंस समझे, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किया गया है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास किधर है बाबू लोग? इधर है। तो किसका रेडियस ज़्यादा है? मान लीजिए ये रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, तो साफ पता चल रहा है कि रेडियस 1 से बड़ा तो रेडियस 2 है। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज़्यादा होगा और इस टायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। क्यों? क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आपने इसमें ज़्यादा दूरी पर किया है जिससे इसका रेडियस है, और जहाँ मास डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कम किया है, ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन आपने कम दूरी पर किया है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कम दूरी पर है, इसीलिए इसका डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये डिक्रीज करेगा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा तो क्या रिलेशन इसमें टीचर लोग पूछ सकते हैं? अगर मोमेंट ऐसे ही हम पूछ देते हैं, अगर इसमें क्या होगा? इसमें टॉर्क कम यूज़ होगा, कम लगेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क कम होगा, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क ज़्यादा होगा, इसमें एंगुलर जो वेलोसिटी है इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें एंगुलर वेलोसिटी कम आएगा।
समझ रहे हैं, ये सब फैक्टर देखने को मिलेगा। क्यों आएगा इसके बारे में यहाँ पर हम समझाए हुए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।